गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन आखिर होता क्या है। प्रकाश को वायुमंडलीय कणों द्वारा विभिन्न दिशाओं में परावर्तित कर देने की जो परिघटना है, विभिन्न दिशाओं में बिखेर देने की जो परिघटना है, उसी को हम बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए किस तरीके से बिखरता है प्रकाश वायुमंडलीय कणों से टकराकर। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होते हुए संचरित होता है तो वायुमंडल में जो वायुमंडलीय कण पाए जाते हैं, उन कणों द्वारा उस प्रकाश का अवशोषण किया जाता है। वो प्रकाश अवशोषित होता है उन वायुमंडलीय कणों में, फिर वो वायुमंडलीय कण वापस अवशोषित प्रकाश का पुनः विकिरण कर देते हैं। पहले अवशोषण, फिर पुनः विकिरण, री रेडिएशन, एब्जॉर्प्शन, री रेडिएशन, अवशोषण, पुनः विकिरण। तो क्या कहा मैंने, वायुमंडलीय कण सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करेंगे, अवशोषण के पश्चात वो पुनः विकिरण करेंगे। तो वो जो पुनः विकिरण है वो विभिन्न दिशाओं में होगा, पुनः विकिरण विभिन्न दिशाओं में होगा। तो विभिन्न दिशाओं में प्रकाश बिखर जाएगा इस तरीके से, उसी को हम बोल रहे हैं विभिन्न दिशाओं में प्रकाश को बिखेर देते हैं वायुमंडलीय कण, विभिन्न दिशाओं में परावर्तित कर देते हैं वायुमंडलीय कण। किसको? प्रकाश को। तो इसी परिघटना का नाम है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्लियर बात? क्यों हुआ प्रकीर्णन? अवशोषण एवं पुनः विकिरण के कारण। अवशोषण एवं पुनः विकिरण के कारण किसके द्वारा? वायुमंडलीय कणों के द्वारा। वायुमंडल में ये कण पाए जाते हैं। वायुमंडल में धूल मिट्टी के कण हो सकते हैं, वायुमंडल में बादल होते हैं, बादलों में जल वाष्प के कण हो सकते हैं, बारिश हुई है अगर तो बारिश में जल की बूंदें होती है, वो भी वायुमंडल में हो सकती है। तो वायुमंडल में ये कण पाए जा सकते हैं। बस अब इनमें से किसी कण का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में काफ़ी कम हो सकता है, किसी कण का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। क्लियर बात? तो प्रकीर्णन जो है, प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के साथ साथ, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के साथ साथ प्रकीर्णन करने वाले कणों, जिनको हम प्रकीर्णक बोल रहे हैं, ये प्रकीर्णन करने वाले जो वायुमंडलीय कण हैं, इनको हम किस नाम से बोल रहे हैं? प्रकीर्णक के नाम से बोल रहे हैं। तो प्रकीर्णन जो है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के साथ साथ प्रकीर्णक के आकार स्मॉल ए पर भी निर्भर करती है। अब इनके आपेक्षिक मानों के आधार पर हम प्रकीर्णन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। प्रकीर्णक के आकार एवं प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के आपेक्षिक मानों के आधार पर हम प्रकीर्णन को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहे हैं, दो भागों में बांट रहे हैं। देखिए, पहला प्रकीर्णन हमने बोला है रेले प्रकीर्णन या प्रत्यास्थ प्रकीर्णन। दूसरा प्रकीर्णन हमने बोला है अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। ये प्रकीर्णन कब होगा? ये प्रकीर्णन उन वायुमंडलीय कणों द्वारा किया जाएगा जिनका आकार सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश में जितनी भी तरंगदैर्घ्य है उनसे कम है। इट मीन्स प्रकीर्णक का आकार अगर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से छोटा है तो उस स्थिति में जो प्रकीर्णन होगा, उस स्थिति में प्रकाश विभिन्न दिशाओं में परावर्तित होगा, उसको हम बोल रहे हैं रेले प्रकीर्णन। इस वाले प्रकीर्णन को हम बोल रहे हैं अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। कब? जब प्रकीर्णक का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हो। तो इस स्थिति में होने वाले प्रकीर्णन को, इस स्थिति में प्रकाश विभिन्न दिशाओं में बिखरेगा, उसको हम बोलेंगे अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। इस वाले प्रकीर्णन में हम बता के चलते हैं कि सभी तरंगदैर्घ्य क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि सूर्य के श्वेत प्रकाश में एक ही तरंगदैर्घ्य नहीं होती, कई तरंगदैर्घ्य होती है, कई वर्ण होते हैं, हर वर्ण के संगत अपनी एक तरंगदैर्घ्य होती है। तो मोटे तौर पर हम 7 वर्ण बता के चलते हैं सूर्य के श्वेत प्रकाश में। क्लियर बात? और हर वर्ण की संगत अपनी एक निश्चित तरंगदैर्घ्य होती है। तो मोटे तौर पर आप 7 तरंगदैर्घ्य, 7 वेवलेंथ मान के चलिए। वैसे 7 ही नहीं होती, दृश्य प्रकाश जो होता है, सूर्य का प्रकाश जो होता है, उसमें हम 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक की तरंगदैर्घ्य बता के चलते हैं। 3800 से 7800, या इसको कई बार हम 4000 से 8000 भी बोल देते हैं। तो मोटे तौर पर 7 वर्ण हम बता के चल रहे हैं। तो उन 7 वर्ण की अपनी अपनी तरंगदैर्घ्य, उनके संगत अपनी अपनी तरंगदैर्घ्य होती है। तो इस प्रकीर्णन में 7 वर्णों का प्रकीर्णन जो है वो
अलग अलग मात्रा में होता है, अलग अलग मात्रा में होता है। सातों वर्ण एक समान रूप से विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित नहीं किए जाते। सातों वर्ण एक समान रूप से विभिन्न दिशाओं में बिखेरे नहीं जाते। जबकि ये वाला जो प्रकीर्णन है, ये वाला जो प्रकीर्णन है, इसमें प्रकीर्णकों द्वारा सातों वर्णों को एक समान रूप से, लगभग एक समान रूप से विभिन्न दिशाओं में फैलाया जाता है, विभिन्न दिशाओं में परावर्तित किया जाता है। इसमें सातों को एक समान रूप से प्रकीर्णित किया जाएगा, इसमें सातों को एक समान रूप से प्रकीर्णित नहीं किया जाएगा। इसमें जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है उसका प्रकीर्णन कम होगा, जिसकी तरंग दैर्ध्य कम है उसका प्रकीर्णन, कम तरंग दैर्ध्य वाले का ज़्यादा प्रकीर्णन, ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाले का कम प्रकीर्णन। इस फॉर्मूले से हम बताते हैं रेले प्रकीर्णन में। देखिए, प्रकीर्णित प्रकाश में लैम्डा तरंग दैर्ध्य की प्रकाश की तीव्रता, लैम्डा तरंग दैर्ध्य की प्रकाश की क्यों बता के चल रहे हैं, अभी मैंने बताया कि प्रकाश जो है, जो कि प्रकीर्णक पर आकर आपतित होगा, उसमें एक तरंग दैर्ध्य नहीं है, कई तरंग दैर्ध्य है। तो सभी तरंग दैर्ध्यों का यहाँ एक समान रूप से प्रकीर्णन नहीं होता। किसमें? रेले प्रकीर्णन में। लैम्डा तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की तीव्रता किसमें? प्रकीर्णित प्रकाश में। प्रकीर्णित प्रकाश में लैम्डा तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की जो तीव्रता होगी वो उस तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इट मीन्स तरंग दैर्ध्य जिस वर्ण की ज़्यादा है, तरंग दैर्ध्य जिस वर्ण की ज़्यादा है उस वर्ण का प्रकीर्णन कम होगा। प्रकीर्णित प्रकाश में उस वर्ण की तीव्रता कम देखने को मिलेगी। 1 मिनट प्लीज़, लाइट चलेगी। लेकिन जिस वर्ण की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, जिस तरंग वर्ण की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, प्रकीर्णित प्रकाश में उस वर्ण की तीव्रता कम देखने को मिलेगी। ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाले की तीव्रता कम देखने को मिलेगी, कम तरंग दैर्ध्य वाले की तीव्रता ज़्यादा देखने को मिलेगी। इतना हम जानते हैं कि सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है उसमें 7 वर्ण है। विबग्योर, विबग्योर में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है रेड की, तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। तो प्रकीर्णित प्रकाश में रेड कलर जो है उसकी तीव्रता सबसे कम देखने को मिलेगी। कौन से प्रकीर्णन की बात चल रही है? रेले प्रकीर्णन की बात चल रही है। क्लियर है बात? जबकि बैगनी वर्ण की तीव्रता हम बैगनी वर्ण की तरंग दैर्ध्य सबसे कम बता के चलते हैं। तो प्रकीर्णित प्रकाश में बैगनी वर्ण की तीव्रता सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्लियर है बात? यहाँ बताया भी है हमने, छोटी तरंग दैर्ध्य की प्रकीर्णन तीव्रता अधिक, छोटी की प्रकीर्णन तीव्रता अधिक, बड़ी की प्रकीर्णन तीव्रता कम। अभी यहाँ हमने बताया कि बैगनी की तरंग दैर्ध्य कम होती है, तो प्रकीर्णित प्रकाश में बैगनी वर्ण ज़्यादा तीव्रता के साथ होगा, जबकि लाल वर्ण की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो प्रकीर्णित प्रकाश में लाल वर्ण सबसे कम तीव्रता के साथ होगा। इट मीन्स रेले प्रकीर्णन जो है वो लाल वर्ण का सबसे कम होता है, बैगनी वर्ण का सबसे ज़्यादा होता है। इसी तरीके से हम अन्य वर्णों के लिए, विबग्योर के लिए देख सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए, VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे कम वेवलेंथ है वॉयलेट की, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है रेड की। वॉयलेट से रेड की ओर जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होती जा रही है। तो देख सकते हैं आप, सबसे कम इसकी, इससे ज़्यादा इसकी, इससे ज़्यादा इसकी, फिर इससे ज़्यादा इसकी, इससे ज़्यादा इसकी, इससे ज़्यादा इसकी और सबसे ज़्यादा इसकी। तो सबसे ज़्यादा रेले प्रकीर्णन किसका होगा? सबसे ज़्यादा रेले प्रकीर्णन होगा जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? वॉयलेट की। तो वॉयलेट का रेले प्रकीर्णन सबसे कम होगा। इट मीन्स प्रकीर्णित प्रकाश में बैगनी वर्ण की तीव्रता सबसे कम देखने को मिलेगी। प्रकीर्णित प्रकाश में बैगनी वर्ण की तीव्रता सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्यों? बैगनी वर्ण की वेवलेंथ सबसे कम है, तो प्रकीर्णित प्रकाश में बैगनी वर्ण की तीव्रता सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। लाल वर्ण की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो प्रकीर्णित प्रकाश में लाल वर्ण की तीव्रता सबसे कम देखने को मिलेगी। लाल वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम, बैगनी वर्ण का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा। क्लियर है? ये बातें यहाँ लिखी हुई है। फिर यहाँ हमने रेले प्रकीर्णन के आधार पर दैनिक जीवन में दिखलाई पड़ने वाली कुछ परिघटनाओं को बताया है। देखिए, रेले प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखलाई पड़ता है। क्यों दिखलाई पड़ता है, इसके लिए हम एक अलग ही पॉइंट में देखेंगे। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लालिमा युक्त दिखलाई पड़ता है। इसकी भी हम एक टॉपिक में बात करेंगे अभी इसी वीडियो लेक्चर में।
रेले प्रकीर्णन की कहानी, खतरे के निशान जो है, खतरे के जो संकेत है, डेंजर जोन में खतरे के जो संकेत बनाए जाते हैं वो लाल कलर के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं इसकी भी हम इसी वीडियो लेक्चर में भी आगे बात करने वाले हैं। तो ये रेले प्रकीर्णन के दैनिक जीवन में कुछ अनुप्रयोग है, उपयोग है, या यूँ बोल लीजिए रेले प्रकीर्णन के आधार पर दैनिक जीवन में दिखलाई पड़ने वाली कुछ परिघटनाएं हैं। अब देखिए, रेले प्रकीर्णन का हमने एक और नाम बताया था, प्रत्यास्थ प्रकीर्णन। रेले प्रकीर्णन को प्रत्यास्थ प्रकीर्णन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि रेले प्रकीर्णन में वो जो प्रकीर्णक है, प्रकीर्णक एवं आपतित प्रकाश के मध्य ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता। आपतित प्रकाश व प्रकीर्णक के मध्य ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होने से आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है वही आवृत्ति होती है प्रकीर्णित प्रकाश की, या यूँ बोल लीजिए आपतित प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य है वही तरंगदैर्ध्य होती है प्रकीर्णित प्रकाश की। क्लियर बात? ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है तो आवृत्ति एवं तरंगदैर्ध्य अपरिवर्तित रहती है। जो आपतित की आवृत्ति है वही प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति है, जो आपतित की तरंगदैर्ध्य है वही प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है। इसीलिए हमने रेले प्रकीर्णन को प्रत्यास्थ प्रकीर्णन कहा है, क्योंकि इनमें ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता। देखिए बोला है रेले प्रकीर्णन को प्रत्यास्थ प्रकीर्णन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति या तरंगदैर्ध्य वही होती है जो कि आपतित प्रकाश की। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपतित प्रकाश एवं प्रकीर्णक के मध्य ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता। प्रकीर्णक किसको बोल रहे हैं? उन वायुमंडलीय कणों को जिनसे प्रकीर्णन होता है। और रेले प्रकीर्णन में किन वायुमंडलीय कणों की बात चल रही है? रेले प्रकीर्णन में उन वायुमंडलीय कणों की बात चल रही है जिनका खुद का आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में काफ़ी छोटा है। ए वेरी वेरी लेस देन लेमडा है। क्लियर है बात? ए वेरी वेरी ग्रेटर देन लेमडा होगा, उस केस में तो प्रकीर्णन अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन होगा, रेले प्रकीर्णन नहीं होगा। क्लियर बात? तो ये रेले प्रकीर्णन की बात हुई। रेले प्रकीर्णन तब होता है उन वायुमंडलीय कणों से होता है जिनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में काफ़ी छोटा हो। और रेले प्रकीर्णन में सभी वर्ण जो है उनका प्रकीर्णन अलग अलग होता है, अलग अलग मात्रा में होता है। सबसे कम प्रकीर्णन होता है लाल वर्ण का, सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है बैंगनी वर्ण का। क्यों? क्योंकि रेले प्रकीर्णन में हमने प्रकीर्णन की जो मात्रा है, प्रकीर्णन की जो तीव्रता है वो तरंगदैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती बताई है। तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाले वर्ण का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा। बैंगनी वर्ण की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है, इसलिए बैंगनी वर्ण का रेले प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा। जबकि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है तो लाल रंग का रेले प्रकीर्णन सबसे कम होगा। लाल रंग का रेले प्रकीर्णन सबसे कम होगा। क्लियर है बात? तो ये बात स्पष्ट होगी कि रेले प्रकीर्णन अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग मात्रा में होता है। रेले प्रकीर्णन में अलग अलग वर्णों की तीव्रता अलग अलग होती है प्रकीर्णित प्रकाश में। जबकि यहाँ इस अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन में हम बता के चलेंगे कि सभी तरंगदैर्ध्य को समान रूप से प्रकीर्णित किया जाएगा वायुमंडलीय कणों द्वारा। लेकिन किन वायुमंडलीय कणों द्वारा? उन वायुमंडलीय कणों द्वारा जिनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में काफ़ी बड़ा है। तो ये प्रकीर्णन पहली बात तो तब होगा जब वायुमंडलीय कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हो। तो इस स्थिति में सभी तरंगदैर्ध्य, सभी वर्ण लगभग समान रूप से विभिन्न दिशाओं में परावर्तित किए जाएंगे, विभिन्न दिशाओं में फैलाए जाएंगे। तो ऐसे प्रकीर्णन को हम बोल रहे हैं अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपतित प्रकाश एवं प्रकीर्णकों के मध्य ऊर्जा का आदान प्रदान होगा। इस प्रकीर्णन में ऊर्जा का आदान प्रदान होगा। ऊर्जा का आदान प्रदान होगा तो इस प्रकीर्णन में आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है वो आवृत्ति नहीं होगी प्रकीर्णित प्रकाश की। आपतित प्रकाश की आवृत्ति से कुछ भिन्न आवृत्ति होगी प्रकीर्णित प्रकाश की, या यूँ बोल लीजिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति से कुछ भिन्न तरंगदैर्ध्य होगी प्रकीर्णित प्रकाश की। क्यों? क्योंकि यहाँ आपतित प्रकाश एवं प्रकीर्णक के मध्य ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, जबकि इसमें आदान प्रदान नहीं होता था, ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता था। इसलिए इसमें हम बोलते थे कि आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है वही प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति होगी, या यूँ बोलते थे कि आपतित प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य है वही प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य होगी। लेकिन यहाँ हम प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति या तरंगदैर्ध्य आपतित प्रकाश की आवृत्ति या तरंगदैर्ध्य से भिन्न बता के चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रकीर्णक जो है
वह आपतित प्रकाश के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान कर लेता है, इसीलिए इसको हमने बोला है अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। मेन डिफरेंस क्या था दोनों में? मेन डिफरेंस ये कि वो तब अकर होता है जब ए वेरी वेरी लेस देन लेमडा हो, ये तब अकर होता है जब ए वेरी वेरी ग्रेटर देन लेमडा हो। उसमें सभी वर्ण जो है वो समान रूप से प्रकीर्णित नहीं होते थे, इसमें सभी वर्ण लगभग समान रूप से प्रकीर्णित होंगे। क्लियर है बात? तो यही बात हमने बताई है। तो इसमें हम बोल रहे हैं कि सभी वर्ण समान रूप से प्रकीर्णित होंगे, तो सभी वर्ण समान रूप से वायुमंडल में इधर उधर फैला दिए जाएंगे, तो दृष्टा तक सभी वर्ण ही पहुँचेंगे। दृष्टा तक सभी वर्ण पहुँचेंगे तो सभी वर्णों का जो संयुक्त प्रभाव है वो श्वेत दिखलाई पड़ता है हमें, तो दृष्टा को श्वेत प्रकाश ही दिखलाई पड़ेगा इस प्रकीर्णन के फलस्वरूप। क्लियर बात? लेकिन इस वाले प्रकीर्णन के फलस्वरूप श्वेत प्रकाश दिखलाई पड़े ऐसा आवश्यक नहीं है, ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसमें किसी वर्ण का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है तो किसी वर्ण का प्रकीर्णन कम होता है। अब जो वर्ण सबसे कम प्रकीर्णित होता है वायुमंडल में, वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करके जा सकता है, सबसे ज़्यादा दूरी तक संचित कौन होगा? जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, जो सबसे कम बिखरेगा रास्ते में जो सबसे कम बिखरेगा, जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, वही तो वायुमंडल में बहुत ज़्यादा दूरी तक संचित होकर जा सकता है। तो लाल वर्ण अभी हमने बताया कि सबसे कम बिखरता है, लाल वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए लाल वर्ण बहुत दूरी तक वायुमंडल में संचित होकर जा सकता है। इसी कारण खतरे के निशान हमने लाल वर्ण के बताए हैं, क्योंकि लाल रंग के किसी निशान से, किसी संकेत से जो प्रकाश परावर्तित होकर आएगा वायुमंडल में से संचित होते हुए दृष्टा तक, वो काफ़ी दूरी तक आ सकता है। दृष्टा उस निशान से, उस संकेत से काफ़ी दूर भी खड़ा है तो भी उसको वो लाल रंग के निशान, लाल रंग के संकेत दिख जाएंगे, जो कि खतरे को बताने के लिए यूज में लिए गए हैं। तो वो काफ़ी दूर से ही सचेत हो जाएगा, सावधान हो जाएगा। क्लियर है? ये बादलों के श्वेत होने का हमने कारण बताया, क्योंकि इसमें सभी वर्ण जो है वो एक समान रूप से प्रकीर्णित होंगे, तो सभी वर्ण एक समान रूप से प्रकीर्णित होंगे, तो उस केस में दृष्टा तक जो सातों वर्णों का मिश्रण ही पहुंचेगा दृष्टा के नेत्र तक, तो सातों वर्णों का जो संयुक्त प्रभाव है श्वेत दिखलाई पड़ता है, इसलिए बादल श्वेत दिखलाई पड़ते हैं। लेकिन हम उन बादलों की बात कर रहे हैं जिनमें जल वाष्प के जो कण हैं उनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में काफ़ी बड़ा हो, तब श्वेत दिखलाई पड़ेंगे। हमेशा बादल हमें श्वेत दिखलाई नहीं पड़ते हैं, कई बार आप देखते हैं वो काले कलर के भी दिखलाई पड़ते हैं। हम यहाँ बादल के श्वेत दिखलाई पड़ने की बात कर रहे हैं। श्वेत दिखलाई पड़ने के लिए ये कंडीशन है, इट मीन्स सातों वर्णों का एक समान रूप से, लगभग एक समान रूप से प्रकीर्णन हो रहा है अगर बादलों में पाई जाने वाली जल वाष्प के कणों से, तो उस स्थिति में बादल श्वेत दिखलाई पड़ेंगे। क्लियर बात? तो ये प्रकीर्णन की बात हुई। हमने प्रकीर्णन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक रेले प्रकीर्णन या प्रत्यास्थ प्रकीर्णन, दूसरा अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। रेले प्रकीर्णन तब होता है जब रेले प्रकीर्णन उन प्रकीर्णकों से, उन वायुमंडलीय कणों से होता है जिनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में काफ़ी छोटा है। और दूसरा वाला जो प्रकीर्णन है प्रत्यास्थ प्रकीर्णन, वो तब होता है जब उन वायुमंडलीय कणों से होता है जिनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में काफ़ी बड़ा है। रेले प्रकीर्णन में अलग अलग वर्ण अलग अलग मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं, जबकि सेकंड वाला जो प्रकीर्णन हमने बताया प्रत्यास्थ प्रकीर्णन, उसमें सभी वर्ण लगभग एक समान रूप से प्रकीर्णित होते हैं। क्लियर बात? मैंने समराइज कर दिया है फिर से। अब देखिए यहाँ हमने बता रखा है प्रकाश के प्रकीर्णन के फलस्वरूप दैनिक जीवन में दिखलाई पड़ने वाली कुछ घटनाएं। या हम 4 घटनाओं की बात कर रहे हैं। साफ आकाश का नीला दिखलाई पड़ना, ये रेले प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लालिमा युक्त, लाल आभा युक्त दिखाई पड़ना, ये भी रेले प्रकीर्णन के कारण होता है। अभी बात करेंगे हम इनकी। थर्ड हमने घटना बताई है खतरों के निशान या संकेत लाल वर्ण के बनाए जाते हैं, ये भी रेले प्रकीर्णन के कारण ही बनाए जाते हैं। अभी बात करेंगे इसकी भी हम। और फोर्थ हमने बताया बादलों का श्वेत या सफ़ेद दिखलाई पड़ना, जिसकी अभी हमने बात की भी थी। तो ये रेले प्रकीर्णन के कारण नहीं है, ये प्रत्यास्थ प्रकीर्णन के कारण है। तो ये तीन जो हम देख के चल रहे हैं, तीन परिघटनाएं जो देख के चल रहे हैं, वो रेले प्रकीर्णन के कारण है, और चौथी जो है वो अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन के कारण है। क्लियर बात?
तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि साफ आकाश नीले वर्ण का क्यों दिखाई देता है। देखिए अभी हमने रेले प्रकीर्णन में बात की थी, अभी रेले प्रकीर्णन में हमने बात की थी कि रेड का प्रकीर्णन सबसे कम होगा क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है प्रकीर्णित प्रकाश में उसकी तीव्रता सबसे कम होगी, या यूँ बोल लीजिए प्रकीर्णित प्रकाश में उसकी मात्रा सबसे कम होगी, या यूँ बोल लीजिए उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होगा, बैगनी का, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन हुआ किसका, वॉयलेट का। इट मीन्स वायुमंडलीय कणों द्वारा बैगनी वर्ण को सबसे ज़्यादा सभी दिशाओं में फैलाया जाता है। सबसे ज़्यादा कौन सा वर्ण फैलेगा, बैगनी वर्ण। उससे थोड़ा कम कौन, इंडिगो, जामुनी। उससे थोड़ा कम कौन, ब्लू। इस तरीके से इधर चलते जाएंगे। और सबसे ज़्यादा ये, इससे कम ये, इससे कम ये, और सबसे कम ये। सबसे कम ये फैलेगा, सबसे कम ये बिखरेगा। सबसे ज़्यादा कौन बिखरा वायुमंडल में इधर उधर चारों ओर, बैगनी। तो बैगनी वर्ण का दिखना चाहिए फिर हमें आकाश, साफ आकाश बैगनी वर्ण का दिखना चाहिए, लेकिन हमें तो ब्लू कलर का दिखता है। सबसे ज़्यादा ये बिखरा तो दृष्टा की आंख में फिर यही पहुंचना चाहिए, बैगनी वर्ण का दिखना चाहिए सफ़ेद आकाश, लेकिन सफ़ेद आकाश नहीं, साफ आकाश। साफ आकाश में हमें बैगनी वर्ण दिखना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा यही बिखरा हुआ है अन्य वर्णों की तुलना में। लेकिन बैगनी वर्ण का एवं जामुनी वर्ण का इसलिए नहीं दिखता क्योंकि बिखरते तो ब्लू से ज़्यादा यही है दोनों, लेकिन फिर भी ब्लू कलर का दिखता है। कारण बिखरते तो यही हैं, फैलते तो यही हैं इधर उधर, लेकिन इनके लिए मानव नेत्र कम संवेदनशील होता है। मानव नेत्र की संवेदनशीलता जो है वो ब्लू के लिए ज़्यादा होती है, ब्लू के लिए ज़्यादा संवेदी होता है हमारा नेत्र, इनके लिए कम संवेदी होता है। इसीलिए प्रकीर्णन इन दोनों का ब्लू से ज़्यादा होने के बावजूद भी हमें आकाश में ब्लू कलर ही देखने को मिलता है। इसीलिए आकाश ब्लू कलर का दिखता है। रीज़न क्या बताया मैंने कहा कि प्रकीर्णन तो सबसे ज़्यादा इसका, उससे थोड़ा कम इसका, फिर बाद में नंबर आता है ब्लू का। तो आकाश हमें किस कलर का दिखना चाहिए, जो वर्ण आकाश में बिखरा हुआ है उस रंग का। सबसे ज़्यादा कौन बिखरा हुआ है, वॉयलेट एंड इंडिगो। तो इंडिगो एंड वॉयलेट कलर का दिखना चाहिए। इनके मिक्सर से जो कलर बनेगा, इन दोनों वर्णों के मिश्रण से जो नया वर्ण बनेगा उस टाइप का दिखना चाहिए हमें, लेकिन हमें ब्लू दिखता है। कारण मैंने क्या बताया कि इन दोनों वर्णों के लिए मानव नेत्र कम संवेदी होता है, इसके लिए ज़्यादा संवेदी होता है, इसके लिए ज़्यादा संवेदी होता है। इसीलिए हमें साफ आकाश नीला दिखाई पड़ता है। फिर इनका प्रकीर्णन तो ब्लू से तो कम ही होगा। क्लियर बात। तो इधर वालों की तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इन चारों वर्णों का प्रकीर्णन तो ब्लू से कम ही होता है, इन दोनों का ब्लू से ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी हमें आकाश में ये वर्ण दिखलाई नहीं पड़ते हैं, आकाश में ब्लू का दिखलाई पड़ता है। ब्लू का क्यों, क्या रीज़न बताया मैंने, इनसे तो ज़्यादा है ही प्रकीर्णन ब्लू का, तो ब्लू ही दिखेगा इनके कंपेयर में तो। लेकिन इनसे कंपैरिजन करें, अगर हम ब्लू का इनसे कंपैरिजन करें तो वॉयलेट एंड इंडिगो कलर भी दिखने चाहिए आकाश में, लेकिन वो क्यों नहीं दिखते, क्योंकि इनके लिए मानव नेत्र कम संवेदी होता है, इसके लिए ज़्यादा संवेदी होता है। जिसके लिए नेत्र ज़्यादा संवेदी होगा उसको इजीली कैच कर लेगा नेत्र। तो यही बात हमने यहाँ लिख कर बताइए, वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। तो रेले प्रकीर्णन के कारण ही साफ आकाश नीला दिखलाई पड़ता है। अब देखिए सूर्योदय व सूर्यास्त के समय लाल दिखलाई पड़ता है सूर्य में, तो क्षितिज के निकट होता है सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य। क्षितिज हम किसको बोल रहे हैं, पृथ्वी तल के टच करते हुए समांतर दिशा, इसको हम क्षितिज बोल रहे हैं। पृथ्वी के तल को टच करते हुए पृथ्वी के तल के समांतर रेखा खींच दीजिए एक, तो क्षितिज बोल रहे हैं हम उसको। तो देखिए जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है, यहाँ सुबह के समय की बात करके चलते हैं हम, क्षितिज के निकट है, सुबह का टाइम है, तो सूरज यहाँ है। अब सूरज से प्रकाश की किरणें देखिए यहाँ से यहाँ तक तो निर्वात में संचित होते हुए आई है, क्योंकि सूरज से लेकर वायुमंडल की ऊपरी परत तक तो है वायुमंडल। ये देखिए ये अर्थ है, ये पृथ्वी बनाई है हमने, पृथ्वी का पूरा गोला प्रदर्शित नहीं किया है, ये पृथ्वी है। और ये पृथ्वी के चारों ओर हमने ये पृथ्वी का वायुमंडल बताया है जो कि गोलीय होगा। पृथ्वी गोलीय है तो पृथ्वी के चारों ओर उसके वायुमंडलीय परतें जो होगी वो भी गोलीय ही होगी।
क्लियर बात। तो यहाँ से यहाँ तक के भाग में हमने वायुमंडल बताया है, वायुमंडल बताया है पृथ्वी के चारों ओर। तो देखिए, जब सूर्य क्षितिज के निकट होगा सुबह या शाम के टाइम पर, तो सूर्य से प्रकाश की किरणें जो निकल कर आएगी, तो ये प्रकाश की यहाँ से यहाँ तक तो निर्वात में चल रही है प्रकाश किरण। क्लियर बात। अब यहाँ पर वो वायुमंडल में प्रवेश करी और वायुमंडल में प्रवेश करके दृष्टा, ये ऑब्जर्वर है कोई, ऑब्जर्वर, दृष्टा, प्रेक्षक, तो प्रेक्षक तक पहुँचेगी तो कितनी दूरी तय करी उसने वायुमंडल में, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वायुमंडल में तय करी है। और वायुमंडल में वायुमंडलीय कणों द्वारा ही तो प्रकीर्णन होगा, इसलिए हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो निर्वात में तय की दूरी, और निर्वात में प्रकीर्णन नहीं होता है, क्योंकि निर्वात में कोई वायुमंडलीय कण नहीं होता है, वायु होती ही नहीं है वहाँ, तो वहाँ कोई कण विद्यमान नहीं है, तो वहाँ प्रकीर्णन की बात नहीं कर रहे हैं। प्रकीर्णन होगा कहाँ, जैसे ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो वायुमंडलीय कणों द्वारा उसका प्रकीर्णन प्रारंभ हो जाएगा। क्लियर बात। तो यहाँ से प्रकीर्णन प्रारंभ हो जाएगा और प्रकीर्णन होता जाएगा और अंततः ये किरण कहाँ पहुँचेगी, दृष्टा तक। अब देखिए, दोपहर के टाइम की बात करते हैं, जब सूर्य कहाँ होगा, सिर के ऊपर होगा। तो दोपहर के टाइम पर सूर्य के प्रकाश की किरण इस तरीके से दृष्टा तक पहुँचेगी। तो वायुमंडल में उसने कितनी दूरी तय करी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी वायुमंडल में तय करी दोपहर के टाइम पर। सुबह या शाम के टाइम पर उसने वायुमंडल में दूरी तय करी यहाँ से यहाँ तक की। तो आप साफ देख सकते हैं डायग्राम में, दोपहर के टाइम पर सूर्य से आने वाले प्रकाश को दृष्टा तक पहुंचने में, पृथ्वी तक पहुंचने में वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि सुबह या शाम के टाइम पर सूर्य के प्रकाश को दृष्टा तक पहुंचने में, पृथ्वी तक पहुंचने में अपेक्षाकृत ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है, MO > NO। क्लियर है बात। अब देखिए, यहाँ से अभी हमने कहा प्रकीर्णन स्टार्ट हो जाएगा, प्रकीर्णन स्टार्ट हो जाएगा। अब रेले प्रकीर्णन में अभी हमने बताया था कि लाल वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होगा, लाल की तुलना में अन्य वर्णों का प्रकीर्णन ज़्यादा ही होगा। तो जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बिखर जाएगा रास्ते में, और ज़्यादा बिखर जाएगा तो वो बिखरता जाएगा इधर उधर, और यहाँ तक फाइनली पहुँच ही नहीं पाएगा, या यूँ बोलिए पहुँचेगा भी तो बहुत कम मात्रा में पहुँचेगा। तो बहुत कम मात्रा में प्रेक्षक तक कौन पहुँच पाएगा, जिसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा हुआ है वायुमंडल में। तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, वोयलेट का, फिर इंडिगो का, फिर ब्लू का। तो लाल वर्ण की तरंगदैर्घ्य से सब वर्णों की तरंगदैर्घ्य कम ही है, और लाल वर्ण की तरंगदैर्घ्य से सब वर्णों की तरंगदैर्घ्य कम है, तो सभी वर्णों का प्रकीर्णन लाल से तो ज़्यादा ही होगा। इट मीन्स सभी वर्ण रास्ते में प्रकीर्णित होते जाएंगे। प्रकीर्णित तो लाल वर्ण भी होगा रास्ते में, संचरण के दौरान, वायुमंडल में संचरण के दौरान प्रकीर्णन तो सभी सातों वर्णों का होगा, लेकिन सबसे कम प्रकीर्णन उसका होगा जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल वर्ण की है, तो लाल वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। तो जो प्रकाश दृष्टा तक पहुँचेगा उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी रहेगी, लाल वर्ण की सबसे ज़्यादा मात्रा रहेगी, क्योंकि लाल वर्ण का रास्ते में वायुमंडल में प्रकीर्णन सबसे कम हुआ है। अन्य वर्णों का प्रकीर्णन लाल वर्ण की तुलना में ज़्यादा हुआ है, तो अन्य वर्ण रास्ते में ज़्यादा बिखरे हैं लाल वर्ण की तुलना में। तो अन्य वर्ण कम होते चले जाएंगे, कम तो लाल वर्ण भी होगा, लेकिन दृष्टा तक पहुँचते इतनी दूरी तय करने तक अन्य वर्ण तो बहुत कम हो जाएंगे, उनकी तीव्रता बहुत कम हो जाएगी, उनकी मात्रा बहुत कम पहुँच पाएगी दृष्टा तक। सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा तीव्रता के साथ कौन पहुँचेगा यहाँ, सबसे ज़्यादा मात्रा में पहुँचेगा लाल वर्ण, जिसका प्रकीर्णन सबसे कम हुआ है। इसीलिए दृष्टा को क्षितिज के निकट जब सूर्य होता है तो लाल वर्ण का, लाल आभा युक्त, लालिमा युक्त दिखलाई पड़ता है। दोपहर के टाइम पर सूर्य हमें श्वेत दिखलाई पड़ता है। क्यों, क्योंकि दोपहर के समय उसको वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ी है, उससे आने वाले प्रकाश को कम दूरी तय करनी पड़ी है। तो इतनी सी दूरी में, अभी मैंने बताया कि प्रकीर्णन तो सातों का ही होगा, प्रकीर्णन तो यहाँ भी सातों का हो रहा था, लेकिन इतनी दूरी तय करते वो वर्ण लगभग हट ही जाते हैं, लगभग उनकी मात्रा 0 ही हो जाती है, जिनका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। और ज़्यादा प्रकीर्णन किसका हो रहा है, जिनकी तरंगदैर्घ्य कम है। तो सब वर्णों की तरंगदैर्घ्य लाल से कम ही होती है, तो यहाँ अन्य वर्णों का प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होने के कारण बहुत कम मात्रा प्रेक्षक तक पहुँच पाई थी, अधिकांश मात्रा में लाल ही पहुँचा था। जबकि इतनी सी दूरी में प्रकीर्णन होने के बावजूद भी अन्य वर्ण भी दृष्टा तक ठीक ठाक मात्रा में पहुँच ही जाएंगे। प्रकीर्णन तो यहाँ भी वही बात होगी कि सबसे ज़्यादा बैंगनी का होगा, सबसे कम रेड का होगा, लेकिन दूरी चूँकि कम है तो इतनी सी दूरी के अंदर
जिन वर्णों का प्रकीर्णन ज़्यादा हो रहा है वो भी पूरे समाप्त नहीं हो पाएंगे, वो भी यहाँ तक दृष्टा तक पहुँच ही जाएंगे। हालांकि उनकी मात्रा कम हो जाएगी, लेकिन मात्रा इतनी भी कम नहीं हो पाएगी, तो सातों ही पहुँच जाएंगे यहाँ पर दृष्टा तक। उन सातों में हालांकि पहुँचेगा यहाँ भी लाल रंग ही सबसे ज़्यादा, लेकिन अन्य वर्णों की मात्रा भी ठीक ठाक मात्रा में यहाँ पहुँचेगी, काफ़ी कम नहीं हो जाएगी अन्य वर्णों की मात्रा भी यहाँ पर। तो सातों वर्ण यहाँ तक दृष्टा तक पहुँचेंगे, सातों वर्ण दृष्टा तक पहुँचेंगे तो सातों वर्णों का जो संयुक्त प्रभाव है वो कैसा देखने को मिलेगा, श्वेत देखने को मिलेगा। क्लियर बात। तो ये सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य के लाल दिखाई देने की बात थी। फिर कई बार हमें आकाश में चांद जब निकलता हुआ होता है तो वो भी लाल दिखाई देता है, उसका कारण भी यही है। वीडियो पॉज करके आप रीड कर सकते हैं, वही सारी बातें लिखी हुई है। फिर खतरे के निशान लाल वर्ण की क्यों मनाए जाते हैं उसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले भी दिया था। क्या बताया था हमने, लाल रंग का रेले प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल रंग का रेले प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा दूरी तक संचित कौन हो सकता है, लाल वर्ण हो सकता है अन्य वर्णों की तुलना में, इसीलिए खतरे के संकेत लाल वर्ण के बनाए जाते हैं। क्लियर बात। क्योंकि लाल रंग के किसी ऑब्जेक्ट से जो प्रकाश टकराकर प्रेक्षक तक पहुंचेगा वो काफ़ी दूर है प्रेक्षक, तो भी उस तक पहुंच जाएगा, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अन्य वर्ण रास्ते में ही बिखर जाते हैं, रास्ते में इधर उधर फैल जाते हैं, दूर स्थित प्रेक्षक तक, दूर स्थित दृष्टा तक नहीं पहुंच पाते। क्लियर बात। तो दूर से ही प्रेक्षक को खतरे का पता चल जाएगा। अब बादलों के श्वेत रंग की बात है, तो बादलों के श्वेत रंग की भी मैंने बात कर ली है। मैंने बताया था कि बादलों में जल वाष्प की जो छोटे छोटे कण हैं उनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हो अगर, तो उस स्थिति में बादल हमें श्वेत दिखलाई पड़ेंगे, क्योंकि इस स्थिति में सभी वर्ण सूर्य के श्वेत प्रकाश के सातों वर्णों का प्रकीर्णन लगभग समान रूप से होगा। तो बादलों से सातों वर्ण दृष्टा तक पहुँचेंगे, सातों वर्ण पहुँचेंगे तो सातों के संयुक्त प्रभाव के फलस्वरूप, सातों के संयुक्त प्रभाव के फलस्वरूप बादल श्वेत रंग के दिखाई देंगे। क्लियर बात। इसमें रेले प्रकीर्णन नहीं बताया हमने, इसमें अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन की बात की है, क्योंकि यहाँ कंडीशन है ए वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा वाली। बादलों में जल वाष्प की जो बूंदें होती है, जल वाष्प के जो कण होते हैं उनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में ज़्यादा होता है। और इस स्थिति में हमने कहा था कि प्रकीर्णन में सभी वर्ण लगभग एक समान रूप से प्रकीर्णित होते हैं, लगभग एक समान रूप से सातों वर्णों का प्रकीर्णन होगा तो दृष्टा तक सातों वर्णों का कॉम्बिनेशन पहुंचेगा और सातों रंगों के संयुक्त प्रभाव के अंतर्गत बादल दृष्टा को श्वेत दिखलाई पड़ेंगे, सफ़ेद दिखलाई पड़ेंगे। अन्य तीन जो परिघटनाएं हैं उनमें हमने रेले प्रकीर्णन के बेस पे एक्सप्लेनेशन दिया है। किसमें, आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लालिमा युक्त दिखाई देना और खतरे के निशानों का लाल वर्ण का बनाया जाना, इनमें हमने रेले प्रकीर्णन यूज में लिया है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।